एनसीईआरटी अगर किसी 9th 10th क्लास तो पढ़े ही होंगे, उसमें तो साइंस होता ही है, वो वही पूछा जाता है, उसके आगे का साइंस नहीं पूछा जाता है। सिंपल 9 और 10th अगर किसी का कमांड है तो एनफ है, वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकता है। मॉक टेस्ट का आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा योगदान है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप सही से पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सही एक तरीका से सीखने के लिए कि किस तरह से पेपर का अटैम्प्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पर कम टाइम दिया जाना चाहिए, वो मॉक से ही पता चले। इस बार जितना वैकेंसी आई है उसके अनुसार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अब इतने सारे कंपटीशन में आप थोड़ा सा भी किसी भी पॉइंट पर वीक होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक जगह मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वर्किंग भी था यहाँ से पहले, तो वो एसएससी के थ्रू ही उसका सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पर 1 साल वर्किंग होने के बाद यहाँ पर मैंने तो करियर विल पर एक टीचर हैं गगन प्रताप करके, तो उनसे मैंने पूरा मैथ पढ़ा था। यूट्यूब से भी आप पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं। टॉपिक वाइज भी एक चैप्टर कंप्लीट किया, अगर एक टीचर से कंप्लीट किया, अगर आपको दूसरा टॉपिक उनसे पसंद मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा चैनल भी देख सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए तो यूट्यूब पर्याप्त है, बट आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपको फॉलो करना है और कौन सा नहीं करना है। लूसेंट से आप मतलब रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज पर्पस के लिए लूसेंट है। अब उसको डीपली पढ़ने के लिए लूसेंट नहीं है कि बिगिनर कोई लूसेंट से कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो पहले बुक से कंप्लीट करें या कोई टीचर से कंप्लीट करें जीएस, उसके बाद सीधा रिवीजन करें लूसेंट से। शुरू में आप टेस्ट से चालू कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मत देखिए, आप देखिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आपका अटेम्प्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और पढ़ें और क्वेश्चन कुछ और आ रहा हो। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए, सब ट्रैक करने के लिए कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मॉक दिया जाता है। अचानक से किसी स्टूडेंट को बोल दिया जाएगा कि आप 2 घंटे का पेपर दे दो और सही तरीके से दे दो, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप 20-25 टेस्ट देने के बाद आपको पता रियलाइजेशन होगा कि मुझे को ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था और इस क्वेश्चन को नहीं करना था। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर सेल चल रही है जो कि 17 और 18 जनवरी 2025 तक चलेगी। तो इसमें यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 747 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 ईयर का। वहीं बात करें टेक्स्ट बुक पास प्रो की तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको हमारा कोड DOMC यूज करने से 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 1 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मात्र 615 और 2 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मात्र 703 रुपये मिल जाएगा। अब मैं बता दूं आपको पास प्रो मैक्स के बारे में। पास प्रो मैक्स अभी नया आया हुआ है टेक्स्ट बुक पे, और इसमें आपको AI समाधान, यानी आप कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा तो उसका सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके साथ ही इसमें स्टडी नोट्स भी आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। और इसी प्रकार से जैसे आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट रहता था, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। यानी ये सारा चीज आपको पूरा कॉम्बिनेशन आपको जो है ये पूरा टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में मिलेगा। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं हरेंद्र भैया, जिनका RRB NTPC 2019 में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे हम लोग जानेंगे अभी जो रेलवे की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी परफेक्ट, वो इनसे हम जानेंगे, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था वो इनसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। भैया अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हरेंद्र कुमार शाह है और मैं सिवान बिहार से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया हुआ है, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया जनरल लाइन के लिए, क्योंकि मैं मतलब पहले शुरू से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ। करके सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी जानेंगे। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रेलवे एग्जाम के लिए। तो भैया मैथ के बारे में बताइए पहले। मैथ के लिए ना सबसे पहले मैंने पूरा बेसिक कंप्लीट किया किसी का मतलब कि एक खास टीचर के गाइडेंस में। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी सॉल्व किए, तो वहाँ से मेरा लगभग सब चीज़ हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाए, क्योंकि मॉक टेस्ट का सक्सेस होने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट से रखता है। तो मतलब मैथ में आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग लिया था, ऑफलाइन लिया था? मैंने तो ऑनलाइन ही लिया था। ऑनलाइन में मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि आप 1 घंटे का जो कोर्स है उसको अगर आपका कमांड है तो आधे घंटे में 45 मिनट में कर सकते हैं। लाइक और ट्रैवलिंग का भी टाइम बच जाता है, इससे आप प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर टाइम दे पाते हैं। तो ऑनलाइन तो मैंने कर लिया। अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफ़र करता है कि वो ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन आपने मतलब किस चैनल से किया था? मैंने तो करियर विल पर एक टीचर हैं गगन प्रताप करके, तो उनसे मैंने
पूरा मैथ पढ़ा था। मतलब आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे? हाँ, मेरा मेन एम एसएससी ही था, बट इसका भी पेपर हुआ तो इसमें भी सेलेक्ट हो गया। और रीजनिंग के बारे में बताइए कि रीजनिंग की तैयारी कैसे की जाए? रीजनिंग के लिए तो सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट है वो उसको एक बार सीखना पड़ेगा। एक बार सीखने के बाद बस सीधा आप मॉक टेस्ट पर आ सकते हैं, अलग से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा मॉक टेस्ट पर आइए, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है तो उसका रिव्यू ज़रूर कीजिए, कॉपी में लिखिए और बार बार उसका रिव्यू कीजिए। तो उससे रीजनिंग बहुत ज़्यादा एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, सिंपल रीजनिंग है, तो उतना टाइम पर्याप्त है कि मॉक से भी आप क्लियर कर सकते हैं। बट आपको बेसिक एक बार अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, जो प्रॉपर कंसेप्ट है उसको सीखना पड़ेगा बस। तो अगर कंसेप्ट सीखना हो, अभी जो बिगिनर बच्चे हैं जो फॉर्म डाले हैं, तो वो अपना कंसेप्ट बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए मतलब कहाँ से रीजनिंग पढ़ना चाहिए उनको? बहुत सारे यूट्यूब चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग कोई भी पढ़ाएगा सबका लगभग एक जैसा ही कंसेप्ट होता है। तो वहाँ यूट्यूब से भी आप पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं। टॉपिक वाइज भी एक चैप्टर कंप्लीट किया, अगर एक टीचर से कंप्लीट किया, अगर आपको दूसरा टॉपिक उनसे पसंद मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा चैनल भी देख सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए तो यूट्यूब पर्याप्त है, बट आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपको फॉलो करना है और कौन सा नहीं करना है। और जानते भैया से जीके जीएस के बारे में कि उसकी तैयारी कैसे की जाए? जीके एक बार बताइए। जीके जीएस तो मेनली उसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक है वो करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको पर डे आधा घंटा या 1 घंटा करंट अफेयर्स पर देना ही होगा। करंट अफेयर से बहुत चीज़ों का बेस हो जाता है कि वो स्टैटिक जीके भी आपका प्रिपेयर कर देता है। तो करंट के लिए 1 घंटा दीजिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज आप बुक फॉलो कर सकते हैं, और अगर किसी का मतलब कंसेप्ट ठीक है तो वो सीधा लूसेंट से आप मतलब रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज पर्पस के लिए लूसेंट है, अब उसको डीपली पढ़ने के लिए लूसेंट नहीं है कि बिगिनर कोई लूसेंट से कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो पहले बुक से कंप्लीट करें या कोई टीचर से कंप्लीट करें जीएस, उसके बाद सीधा रिवीजन करें लूसेंट से। तो वही है कि आपको रेगुलर जीएस का प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी डाटा उसमें बहुत सारे डाटा आता है, हिस्ट्री से रिलेटेड डाटा है या फिर करंट का भी बहुत सारा डाटा होता है, तो उसको प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस में रखिए। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब उसका कंसेप्ट आपको पता नहीं है, तो उसको डीपली पढ़ लें एक बार। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो उसको नोट करके प्रैक्टिस करते रहें। साइंस के बारे में बता दिए। एक्चुअली मेरा साइंस बैकग्राउंड था शुरू से ही, तो मुझे साइंस अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा साइंस से, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, बायो पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको पूरा स्टार्ट करनी है। आप सिंपल साइंस पूछता है, सिंपल आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में अच्छे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, केमिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। बायो थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कोई बुक अगर पढ़ना हो, जैसे एनसीईआरटी या कुछ लूसेंट वगैरह, कोई सजेस्ट कर दीजिए। लूसेंट भी ठीक है। एनसीईआरटी अगर किसी 9th 10th क्लास तो पढ़े ही होंगे, उसमें तो साइंस होता ही है, वो वही पूछा जाता है, उसके आगे का साइंस नहीं पूछा जाता है। सिंपल 9 और 10th अगर किसी का कमांड है तो एनफ है, वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकता है, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा अलग तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, सब एस्थेटिक टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेशन होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। जानते हैं भैया से मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है एग्जाम में? तो भैया मॉक टेस्ट के बारे में बताइए, और कहाँ से लगाना चाहिए लोगों को? मॉक टेस्ट का आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा योगदान है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप सही से पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सही एक तरीका से सीखने के लिए कि किस तरह से पेपर का अटैम्प्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पर कम टाइम दिया जाना चाहिए, वो मॉक से ही पता चलता है। और कोशिश करें कि ऑनलाइन मॉक आप लें, क्योंकि जो भी पेपर होंगे आपके सब ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन कमांड बनाने के लिए ऑनलाइन मॉक दें। और अब मॉक देने का तो रेलवे में तो सब क्वेश्चन मिक्स आते हैं, तो आपको वैसा ही देना पड़ेगा। मॉक देने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन सबसे सस्ता जो हमें लगा और अच्छा कंटेंट जो मिलता है टेक्स्ट बुक से मिलता है, तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरे भी हैं, मैं किसी का मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बट सबसे सस्ता ये लगता है, 200-250 रुपये में आपको पूरे साल का दे रहा है। तो और बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स भी देख सकते हैं, दोबारा 3 बार भी दे सकते हैं पेपर को।
तो इसलिए टेक्स्ट बुक तो आप ट्राई कर सकते हैं, दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि भैया मतलब बहुत से बच्चों का होता है कि वो सोचते हैं पहले तैयारी कंप्लीट कर लें उसके बाद हम मॉक लगाएं, तो तैयारी शुरू करने के बाद मॉक लगाना शुरू कर देना चाहिए या फिर पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर मॉक लगाएं? देखिए, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग प्रैक्टिस होता है। मेरे कहने के अनुसार कि आप थोड़ा सा जितना भी मतलब 10-15 दिन आप पढ़ लिए उसके बाद मॉक चालू कर सकते हैं। मॉक आपको हैबिट देने के लिए है कि आप बैठने का हैबिट 1.5 घंटा 2 घंटा बिताने का हैबिट पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अचानक से आप सोचिएगा कि पूरा सिलेबस करने के बाद बैठ के हम 2 घंटा टेस्ट दे देंगे, नहीं होगा आपसे। तो एक तो आपको 15 दिन बाद 20 दिन बाद पता चलेगा कि आपका सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जितना दिन पढ़े होंगे, और आप ऐसा तो है नहीं कि आप पहला बार जन्म लिए और तुरंत चालू हो गए, आप पढ़ के तो आए होंगे, 10th तक एटलीस्ट आप पढ़ा होगा, 10th तक की चीज़ें रिपीट होनी है, तो आप उन चीज़ों को भी रिकॉल कर सकते हैं उन क्वेश्चन के माध्यम से। जितने भी क्वेश्चन शुरू में आप टेस्ट से चालू कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मत देखिए, आप देखिए कि आप कितना अटैम्प्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आपका अटैम्प्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और पढ़े और क्वेश्चन कुछ और आ रहा हो। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए, सब ट्रैक करने के लिए कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मॉक दिया जाता है। मॉक देने से आपको एक तो आपको सही तरीके से मॉक देना पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पे कम टाइम देना है और कौन से क्वेश्चन पे एस्केप करना है। ठीक है, अचानक से किसी स्टूडेंट को बोल दिया जाएगा कि आप 2 घंटे का पेपर दे दो और सही तरीके से दे दो, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप 20-25 से टेस्ट देने के बाद आपको पता रियलाइजेशन होगा कि मुझे को ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था और इस क्वेश्चन को नहीं करना था। ठीक है, ये धीरे धीरे आपके हैबिट में आएगा, तभी आप मैच्योर होंगे। और भैया जैसे कि तैयारी का मतलब एक बच्चे को तैयारी में कितना समय देना चाहिए, जैसे मैथ में, रीजनिंग में, जीके जीएस के लिए, तो कोई रेलवे की तैयारी करो कितना समय देना चाहिए उसको? एटलीस्ट अगर रीजनिंग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है तो उसे पर डे 1 घंटा तो देना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगेगा और उसका अप्लाई करने में टाइम लगेगा। 1 घंटा तो रीजनिंग में दिया जा सकता है। एटलीस्ट 1 महीने तक रीजनिंग पढ़िए, एक टारगेट रखिए कि 1 महीने में मुझे रीजनिंग ख़त्म कर देना है, उससे ज़्यादा टाइम देना बेवकूफ़ी है। उसके बाद मैथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मैथ के लिए 2-2.5 घंटा आप देना चाहें तो दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सब मिलाकर मेरा मानना है कि 5 से 6 घंटा एनफ है। ठीक है, कोई स्टूडेंट कम में भी कर सकता है, अपना टारगेट पूरा करे, हर दिन का टारगेट बनाए, हर दिन का टारगेट पूरा करे। बस ये नहीं कि पूरा लंबा टारगेट बना ले और उसको पूरा ही ना करे। तो एक छोटा टारगेट 1 दिन का बनाए कि मुझे आज क्या क्या चीज़ कंप्लीट करने है, वो कंप्लीट करने के बाद अपना मतलब कि चेक करने के लिए कोई मॉक टेस्ट दे सकता है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड सॉल्व कर सकता है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक चैप्टर वाइज शुरू में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। जीएस का तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा कि उसको रेगुलर ही, क्योंकि लंबा सिलेबस है उसका टारगेट तो हम तो 1 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। आप बस प्रिपेयर करते रहिए, 1 से 1.5 घंटा उसे अलग से दीजिए जीएस को, तो 2-3 महीने बाद अपने आप फिर कमांड में आ जाएगा। और ज़्यादातर करंट अफेयर्स से स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाता है। 10-15 दिन बाद आपको रियलाइजेशन होने लगता है कि किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर प्रॉपर आप यूट्यूब से भी क्लास, मतलब कि कुछ टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो वहाँ से देख लीजिए, वो रिकॉल कराते रहते हैं। स्टैटिक जीके भी साथ में, और जो जीके जो करंट है वो तो बताते ही हैं। तो मैक्सिमम मतलब कि 6 घंटा एनफ है। अब किसी का टारगेट उसमें नहीं पूरा हो तो बढ़ा सकता है। अगर एकदम फ्री ऑफ मतलब पूरा 24 घंटा वो फ्री है केवल पढ़ने के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। इस बार जितना वैकेंसी आई है उसके अनुसार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अब इतने सारे कंपटीशन में आप थोड़ा सा भी किसी भी पॉइंट पर वीक होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर तरीक़ा से प्रॉपर स्टडी करके और स्मार्ट वर्क करके आप सक्सेस हो सकते हैं। एनटीपीसी में आपका CBT 1 CBT 2 2 स्टेज होता है, तो दोनों का लेवल में कुछ मतलब डिफरेंस रहता है या सेम ही रहता है? क्योंकि टायर 1 जो CBT 1 होता है वो फिल्ट्रेशन के लिए होता है, तो उसका थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन उसी से होना है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। हाँ, टायर CBT 2 जो है उसमें थोड़ा सी क्वालिटी देखी जाती है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
थोड़ा सा क्वालिटी होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन के पूछने में क्वालिटी होती है। वही है, अलग अलग से दोनों का तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप CBT 2 लेकर चलिए, बेस ले बनाइए CBT 2 को, उसको तैयारी करते रहिए, अपने आप CBT 1 हो जाएगा। तैयारी करना क्या, आप फर्स्ट डे से जब स्टडी में लग गए, उसी दिन से तैयारी में लग गए, तो आप 5 महीने पढ़ रहे हैं या 5 महीने तैयारी कर रहे हैं, सेम बात है। बस आप टेस्ट ऐड करते रहिए, टेस्ट बढ़ाते रहिए। मॉक टेस्ट जो है, पहले हो सकता है कि पहला वीकली 1 दे रहे होंगे, जैसे जैसे टाइम बीते आप वीकली टेस्ट बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए, 3 बढ़ा दीजिए, लास्ट में 6 कर दीजिए, वीकली 7 कर दीजिए। तो अलग नहीं है वो, 5 महीने में ही सब चीज़ हो सकता है। 5 महीना जो आपके पास जितना भी, 5 महीने से कम में भी हो सकता है। तो अलग मत समझिए इसको, दोनों को एक साथ लेकर चलिए। तो भैया जैसे आप तैयारी में आए तो उसके बाद आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया और मेनली किस एग्जाम के लिए फोकस करके आप आए थे? एक्चुअली मेरा जो शुरू से ही मेरा एम था CGL था, तो CGL का मैंने काफ़ी पेपर दिए हैं और सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो पहुंचा हूं। उसके बाद थोड़े मार्क्स के लिए नहीं हो पाया है। एक जगह मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वर्किंग भी था यहाँ से पहले, तो वो SSC के थ्रू ही उसका सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर 1 साल वर्किंग होने के बाद यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है। तो मेनली मेरा CGL था, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वही था। जब आपका CBT क्लियर हो जाए, जब साइको अनाउंस हो जाए, मतलब कि CBT का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10-15 दिन काफ़ी है उसके लिए। मान लीजिए कि ज़्यादा अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो प्रॉपर टाइम मिलता है वैसे। तो जैसे ही रिजल्ट या पेपर देकर आएँ, आप साइको पर लग जाइए। साइको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइको बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन डिसाइड करता है। थोड़ा सा मार्क्स का होता है, लेकिन मेजर डिपेंड करता है साइको में। अगर पूरा CBT अच्छा गया है, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया है, साइको फेल हो गए, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो साइको बहुत इजी चीज़ है, बस प्रैक्टिस की चीज़ है। उसमें क्या कि आपका माइंड चेक किया जा रहा है कि आप जो पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए मतलब मेंटली आप फिट हो कि नहीं हो, वही बस चेक किया जाता है। तो जब आप पेपर देकर आएँ या रिजल्ट आ जाए, तब से भी चालू कर सकते हैं प्रॉपर। आप उसका ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, टेस्ट दीजिए बस। कुछ नया नहीं है उसमें, एकदम हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि आप साइको नहीं निकाल पाएंगे। मतलब साइको इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब तैयारी की शुरुआत से ही आपको साइको की तैयारी करना है। आप रिजल्ट आने के बाद, एग्जाम देने के बाद उसका तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा हरेंद्र भैया को, जिनका स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ है 19 वाले वैकेंसी में। तो होप करता हूँ कि आपको ये इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और भैया का भी धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।